Hello everyone, my name is Preeti Singh Yadav, Assistant Professor in Hygieia Institute of Pharmacy, and this semester I am teaching you Pharmaceutical Microbiology. We had already discussed about the introduction, history, scope and importance of microbiology, structure of bacteria and its classification. Now we are going to discuss about culture media. So let's start with the basic definition of कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया होता क्या है? वो न्यूट्रिएंट मटेरियल जिसको हम प्रिपेयर करते हैं जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में ग्रो करवाना होता है, उस टाइम पे हम प्रिपेयर करते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट मटेरियल को ही कल्चर मीडिया बोला जाता है। कल्चर मीडिया में आपको दो टर्म याद करने की जरूरत है। पहला है इनोक्यूलम और दूसरा है कल्चर। इनोक्यूलम का मतलब है जब कल्चर मीडिया में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट माइक्रोब्स का इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उस थोड़े से अमाउंट को या जो माइक्रोब्स का स्टार्टर जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम लोग इनोक्यूलम बोलते हैं। दूसरा है कल्चर। जब न्यूट्रिएंट मटेरियल के ऊपर या कल्चर मीडिया के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, जब कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम लोग कल्चर बोलते हैं। कल्चर मीडिया बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है लेबोरेटरी में? कभी कभी हमें इन्फेक्शन या जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉजेटिव एजेंट है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उनको हमें उनकी स्टडी करनी होती है। उस केस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी की स्टडी करनी होती है, हम तब ग्रो करवाते हैं। या फिर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ यूजफुल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना होता है, लाइक वैक्सीन, टॉक्सोइड, एंटीबायोटिक्स। तो उस केस में हम लोग लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कल्चर मीडिया की। कल्चर मीडिया की हिस्ट्री शुरू होती है रॉबर्ट कोच से। जब हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने पढ़ा था रॉबर्ट कोच वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड को ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद डिजीज। हर डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर काइंड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। उन्होंने सबसे पहले जो डिजीज को डिस्कवर किया था और उसके कॉजेटिव एजेंट को डिस्कवर किया था, वो था एंथ्रेक्स, एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स इज बैसिलस एंथ्रासिस। रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया बना करके बैसिलस एंथ्रासिस को ग्रो करवाया था। इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ कल्चर मीडिया भी बोल सकते हैं। अपने इस रिसर्च के बेसिस पे, अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रॉबर्ट कोच ने एक फेमस पोस्टुलेट भी, एक फेमस थ्योरी भी दी थी, जिस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कोच पोस्टुलेट थ्योरी, जो थ्योरी 1882 में पहली बार पब्लिश हुई थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या मेंशन किया था या इनकी थ्योरी क्या कहती थी? कोच के अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद द डिजीज। हर डिजीज को कॉज करने के लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बींग की बॉडी से आइसोलेट करके उसको हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ग्रो करवा सकते हैं। और जो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रोन माइक्रोब्स है, अगर उनको वापस से किसी लिविंग बींग लाइक प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग में इंजेक्ट किया जाए, तो वो फिर से डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वापस से वो डिजीज कॉज कर सकता है। कोई भी मीडिया बनाते वक्त, एक कॉमन कल्चर मीडिया बनाते वक्त किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है? पहला फैक्टर है प्रॉपर न्यूट्रिएंट। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, लिविंग बॉडी के अंदर से सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मटेरियल उसको मिल जाते हैं और वहां पर वो इजीली रेप्लिकेट करता है। तो हमको सेम रेप्लिका आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया जब हम लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए बना रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जो न्यूट्रिएंट मटेरियल उसको एक लिविंग बॉडी के अंदर मिलता है, वो सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल हम उसको बाहर इन विट्रो यानी कि जब लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम अपने मटेरियल में प्रोवाइड करें। सो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मटेरियल होना चाहिए और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट वेरी करता है। इसी वजह से जिस तरीके का हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाना है, उस तरीके का हमें न्यूट्रिएंट मटेरियल सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस मस्ट बी अवेलेबल और रिक्वायर्ड। अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, तो उस केस में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम एनएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उस केस में हमें ऑक्सीजन प्रिवेंट करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना होगा। मॉइस्चर इज नेसेसरी।
एक एडिक्वेट क्वांटिटी में मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अगर मीडिया में हमने डाल दिया तो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ में डिस्टर्बेंस आएगा, और अगर मॉइस्चर बहुत कम है तो भी उनकी ग्रोथ में डिस्टर्बेंस आएगा। सो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। मीडियम एप्रोप्रिएट पीएच एंड प्रॉपर टेम्परेचर। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था पीएच के बेसिस पे और टेम्परेचर के बेसिस पे। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक एप्रोप्रिएट पीएच चाहिए होता है और एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जिस टाइप का, और ये माइक्रोब्स या बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है। जो बैक्टीरिया एसिडिक पीएच पे ग्रो करते हैं, अगर हमने पीएच बेसिक या न्यूट्रल रख दिया तो वो ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए हर बैक्टीरिया या हर माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करना जरूरी है न्यूट्रिएंट मटेरियल को, और प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना जरूरी है। मीजोफिलिक बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड या जो एक प्रॉपर जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। अगर वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है तो उसको हम 40 प्लस टेम्परेचर पे हम उसको रखेंगे, 40 डिग्री अबव टेम्परेचर पे हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, उसको ग्रो करने के लिए रखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है कंटेमिनेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड। किसी भी तरीके का दूसरा कंटेमिनेशन नहीं आना चाहिए। अगर हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया पे ग्रो करवा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि फंगस की ग्रोथ हो जाए। अगर हम फंगस को कल्चर मीडिया पे ग्रो करवा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए। सो कंटेमिनेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कल्चर मीडिया। कौन कौन सी जरूरी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है जो एक कल्चर मीडिया बनाते वक्त, एक न्यूट्रिएंट मटेरियल बनाते वक्त हमें देना ही देना है, उसकी रिक्वायरमेंट ही पड़ती है। लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सल्फर, ट्रेस मेटल्स, वाटर एंड वाइटामिन्स। रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। एक कॉमन सा न्यूट्रिएंट मटेरियल बनाते वक्त किन किन रॉ मटेरियल्स को हमें यूज करना होता है, जिनको यूज करके हम एक न्यूट्रिएंट मटेरियल बनाते हैं। नाइट्रोजन सोर्स के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जो रॉ मटेरियल, वो है पेप्टोन। पेप्टोन इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। एनिमल टिश्यू को एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करके ये रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, ये केमिकल तैयार किया जाता है, और यह कल्चर मीडिया में पेप्टोन का यूज किया जाता है। ग्रोथ फैक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लड सीरम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इट इज बेटर नोन एज मीट एक्सट्रैक्ट, विटामिन्स और सम कोफैक्टर्स लाइक एनएडी। एनर्जी सोर्स के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि लैक्टोज, मेनली शुगर, लैक्टोज, डेक्सट्रोज, मैनिटोल, ये सारी चीजें यूज करते हैं। पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग बफर सॉल्ट यूज करते हैं, लाइक फॉस्फेट, एसीटेट, सिट्रेट। जिस तरीके का हमको पीएच रखना है, जितना हमें पीएच रखना है, उस हिसाब से हम लोग अपने बफर सॉल्ट यूज करते हैं। मिनरल सॉल्ट्स के लिए या मेटल्स जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम इन मिनरल सॉल्ट्स को यूज करते हैं, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या आयरन। सेलेक्टिव एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। हर कल्चर मीडिया में एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालने की जरूरत नहीं होती है। उसको प्रॉपरली अगर स्टेलाइज कर दिया जाए तो हमें अलग से एंटी माइक्रोबियल्स डालने की जरूरत नहीं होती है। बट सम टाइम कुछ स्पेशल केस में न्यूट्रिएंट मटेरियल में एंटी माइक्रोबियल्स भी यूज कर दिए जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल में या कुछ कल्चर मीडिया में जिसमें हमें कलर के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो उस केस में हम लोग इंडिकेटर डाई का यूज करते हैं। डाई लाइक फिनॉल रेड, न्यूट्रल रेड, फिनोप्थलीन, जाइलीन एक्सेट्रा, हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल को अगर हमें सॉलिडिफाई करना है, अगर हम उसको चाहते हैं कि हमारा न्यूट्रिएंट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में हो, उसको एक जेली लाइक हमें टेक्सचर देना है, तो उस केस में हम लोग जेलिंग एजेंट का यूज करते हैं। एज अ जेलिंग एजेंट हम यूज करते हैं अगार, जिलेटिन, एल्जिनेट, सिलिका जेल। अगार हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इन केस अगार नहीं है तो उस केस में हम लोग फिर जिलेटिन यूज करते हैं, अदरवाइज हम अगार यूज करते हैं। अगार का कोई भी न्यूट्रिएंट, अगार में कोई भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगार सिर्फ जेलिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो सिर्फ मीडिया को सॉलिडिफाई करने का काम करता है। अगर अगार नहीं है किसी मीडियम में तो ऐसा नहीं है कि उस मीडियम में किसी तरीके की न्यूट्रिशन की कमी रह जाएगी। अगार इज ओनली यूज एज सॉलिडिफाइंग एजेंट, इट हैज नो एनी अदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशनल वैल्यू। टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया है, या डिफरेंट बेसिस पे इसको टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला है
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट के बेसिस पे सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया और स्पेशल मीडिया। ऑक्सीजन के बेसिस पे या ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में बोले तो एरोबिक मीडिया होगा या फिर एनारोबिक मीडिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडिया। मीडिया सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या सेमी सॉलिड होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एडिशन ऑफ जेलिंग एजेंट या सॉलिडिफाइंग एजेंट। एक मीडिया में अगर हम लोग अगार ऐड कर दे रहे हैं, अगार जो कि जेलिंग एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, अगर हम अगार ऐड कर रहे हैं तो वो सॉलिड मीडिया कहलाएगा। अगर हम अगार नहीं ऐड कर रहे हैं तो वो लिक्विड मीडिया कहलाएगा। और अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में अगार ऐड कर रहे हैं तो वो सेमी सॉलिड मीडिया कहलाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार एक बहुत कॉमन मीडिया होता है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, जिसमें हम लोग पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट और NaCl का यूज करते हैं। अगर इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने अगार ऐड कर दिया है तो वो सॉलिड मीडिया हो जाएगा और उसका नाम होगा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। अगर उसमें हम अगार नहीं ऐड कर रहे हैं तो वो उस केस में न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया कहलाएगा। ब्रॉथ डिनोट विथ, ब्रॉथ ये बताता है कि ये मीडिया लिक्विड मीडिया, और अगर किसी मीडिया के नाम के पीछे अगार लगा हुआ है तो वो ये बताता है कि ये मीडिया सॉलिड मीडिया है। हर केस में हम लोग सॉलिड मीडिया बनाते हैं। जिस केस में हमें अपने कल्चर मीडिया को सीरियली डाइल्यूट करना होता है, फर्दर डाइल्यूशंस करनी होती है, उस केस में हम लोग लिक्विड मीडिया बनाते हैं। सेमी सॉलिड मीडिया हम तब बनाते हैं जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करनी होती है। अगर हमने सॉलिड मीडिया बना दिया तो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो पाएगा। अगर हमने लिक्विड मीडिया बना दिया तो हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि बैक्टीरिया कहाँ पर मूव हुआ है। बट अगर वो सेमी सॉलिड मीडिया होगा तो सेमी सॉलिड मीडिया में बैक्टीरिया इजीली मूव भी करेगा और वो एक पाथ शो करेगा, जिस पाथ को हम लोग देख सकते हैं कि ये इस मोटाइल बैक्टीरिया है और ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुआ है। मैं एक डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने सेमी सॉलिड मीडिया रखा, इसके ऊपर आपने माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को आपने इनोक्यूलेट कर दिया। अगर ये बैक्टीरिया मोटाइल बैक्टीरिया हुआ तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे बॉटम की तरफ होगी, मतलब कि, और ये सेमी सॉलिड मीडिया है, ये पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है और ये पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है। तो जब बैक्टीरिया नीचे की तरफ उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी तो वो एक पाथ बन जाएगा जो कि हमें नजर आएगा। अगर ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हुआ तो इसकी ग्रोथ केवल सरफेस पे होगी, बट अगर ये बैक्टीरिया मोटाइल हुआ तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे बॉटम की तरफ बढ़ती रहेगी। सो इस तरीके से हमें बाय ऑब्जर्वेशन हमें ये पता लग जाता है कि ये बैक्टीरिया या ये माइक्रोब मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट है कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट के बेसिस पे पहली कैटेगरी है सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया का मतलब है कुछ बहुत ही सिंपल सा मीडिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उनको यूज करके मीडिया को हमने बनाया है, तो वो सिंपल मीडिया हो गया। सिंपल मीडिया का एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया या फिर न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। अभी मैंने, जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडिया पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया अगर हमने अगार नहीं ऐड किया है तो वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया कहलाएगा। अगर हमने अगार ऐड कर दिया है तो वही मीडिया न्यूट्रिएंट अगार मीडिया कहलाएगा। केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों केस में सेम है। इसमें हम लोग सिंपली पेप्टोन, प्रोटीन का सोर्स ऐड कर देते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट, ग्रोथ फैक्टर ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। अगर हमें इसे पेट्री डिश के ऊपर पोर करना है, हमें वहां पर कल्चरिंग करनी है, तो हम इसमें अगार ऐड कर देंगे, ये सॉलिड मीडिया हो जाएगा। अदरवाइज हमें अगर इसको टेस्ट ट्यूब में रखना है, इसको सीरियल डाइल्यूशन करनी है या फर्दर डाइल्यूशन करनी है, तो उस केस में हम लोग अगार ऐड नहीं करेंगे और वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया कहलाएगा। और ये सिंपल से इंग्रेडिएंट है, बस हमने सिंपली प्रोटीन सोर्स डाल दिया है, ग्रोथ फैक्टर डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, दैट्स इट। दूसरा है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया में जब हमारे पास कोई अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या अननोन बैक्टीरिया का सैंपल होता है और जब हमें ये नहीं पता होता है कि इसको स्पेसिफिक किस तरीके के न्यूट्रिएंट की इसको जरूरत है, उस केस में हम लोग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, बहुत सारा केमिकल कॉम्पोजिशन उसमें हम यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मीडिया कॉम्प्लेक्स मीडिया कहलाने लगता है। तीसरा है सिंथेटिक मीडिया।
सिंथेटिक मीडिया मीन्स नाम से ही पता लग रहा है कि इस तरह ऐसा मीडिया जो प्योर केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ हो, तो उस तरीके के मीडिया को हम लोग सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर बनाने के लिए हमें 1% पेप्टोन और 0.5% NaCl को वाटर में डिजोल्व करना है, बस वो सिंथेटिक मीडिया बन गया। सिंथेटिक मीडिया में कोई भी केमिकल हम लोग नेचुरल सोर्स से नहीं यूज करते हैं, प्योरली हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करके जब मीडिया बनाते हैं तो वो मीडिया सिंथेटिक मीडिया कहलाता है। फोर्थ कैटेगरी है स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मीडिया को फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर इसको सब क्लासिफाई किया गया। बहुत टाइप के स्पेशल मीडिया होते हैं, लाइक एनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। बात कर लेते हैं एनरिच्ड मीडिया की। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अगर हम सिंपल न्यूट्रिशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो ग्रो नहीं करते। उनको ग्रो करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड करनी होती है, उसमें हमें एनरिच्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है। एनरिच्ड मटेरियल कौन कौन से हैं जो मीडिया में डालते हैं? लाइक ब्लड, सीरम, एग, ये एनरिच्ड मटेरियल है। इन एनरिच्ड मटेरियल को डाल करके जब हम मीडिया बनाते हैं तो वो मीडिया एनरिच्ड मीडिया कहलाता है। किसी भी मीडिया में अगर हमने ब्लड डाला हुआ है, हमने सीरम डाला हुआ है, हमने एग डाला हुआ है, तो वो मीडिया एनरिच्ड मीडिया कहलाएगा। ब्लड और सीरम हम लोग यूज करते हैं शीप का या फिर हॉर्स का। शीप और हॉर्स का हम लोग ब्लड यूज करते हैं। ओके, जो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बिना एनरिच्ड मटेरियल को यूज करके इनको ग्रो नहीं करवाया जा सकता, उन ऑर्गेनिज्म लाइक हीमोफाइलस, इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है, उसको ग्रो करवाने के लिए हमें उसे एनरिच्ड मीडिया देना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। ब्लड अगार जिसमें हम लोग ब्लड यूज कर रहे हैं, चॉकलेट अगार नाम इसका चॉकलेट है लेकिन हम इसमें चॉकलेट नहीं यूज करते हैं, इसमें भी ब्लड होता है, बट इस मीडिया को हम लोग हीट कर देते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हीट कर देते हैं जिसकी वजह से आरबीसीज का लाइसिस हो जाता है। आरबीसीज यानी कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और उसका कलर रेड से कुछ ब्राउन कलर का हो जाता है, चॉकलेट कलर का हो जाता है, इस वजह से हम इस मीडिया को चॉकलेट मीडिया बोल देते हैं। आरबीसीज का जब लाइसिस हो जाता है तो उसके अंदर से जो कोएंजाइम्स हैं लाइक NADP, ये जो कोएंजाइम्स है वो बाहर आ जाते हैं और फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म उन कोएंजाइम्स को यूज करके ग्रो करते हैं। दूसरा है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया का मतलब है कि वो मीडिया जो सेलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट। ये मीडिया बनाया जाता है विब्रियो कॉलरी के लिए, यानी इस मीडिया पे केवल विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकता। लोएंस्टीन जेंसन मीडिया, इस मीडिया पे सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ग्रो कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। सो जो मीडिया सेलेक्टेड होते हैं किसी एक स्पीशीज के लिए, उन मीडिया को हम लोग सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। लोएंस्टीन जेंसन मीडिया को शॉर्ट में LJ मीडिया बोला जाता है, जिस पर ब्राउन कलर की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कॉलोनीज फॉर्म होती हैं। तीसरा है डिफरेंशियल मीडिया। स्पेशल मीडिया के अंदर जो तीसरी कैटेगरी है वो है डिफरेंशियल मीडिया। जब हमें दो ग्रुप्स के बीच में या जब हमें दो बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है तो उस केस में हम लोग डिफरेंशियल मीडिया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक-कॉन्की अगार मीडिया। मैक-कॉन्की अगार मीडिया केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुई तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा मैक-कॉन्की अगार मीडिया पे। तो इस तरीके से जब दो स्पीशीज के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना होता है तो उस केस में हम लोग डिफरेंशियल मीडिया यूज करते हैं। स्पेशल मीडिया में चौथी कैटेगरी है इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया वो मीडिया होते हैं जिसमें हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम लोग इंडिकेटर और डाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिनॉल रेड हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, जाइलीन हो गया, इस तरीके की डाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब इन डाई या इन इंडिकेटर मटेरियल को यूज करके मीडिया बनाया जाता है तो वो इंडिकेटर मीडिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल है मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एंड सिमोन सिट्रेट अगार मीडिया।
मैनिटॉल सॉल्ट अगार मीडिया को हम लोग शॉर्ट में MSA बोलते हैं। MSA में फिनॉल रेड यूज किया जाता है। फिनॉल रेड की वजह से उसको रेड कलर मिलता है। वो मीडिया जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो वो रेड कलर का मीडिया होता है। उस मीडिया पे अगर MSA मीडिया पे यानी कि मैनिटॉल सॉल्ट अगार मीडिया पे अगर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस यानी S ऑरियस नाम के बैक्टीरिया को अगर ग्रो करवाया जाए तो वो बैक्टीरिया ग्रो होने के बाद इस मीडिया के कलर को रेड से येलो कन्वर्ट कर देता है। सो ये एक तरीके का इंडिकेटर मीडिया है। हमें पता है कि MSA पे अगर S ऑरियस ने ग्रो किया तो वो उस मीडिया को रेड से येलो कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया येलो कलर नहीं चेंज कर सकता। एग्जाम्पल में देख लीजिए, माइक्रोकोकस ल्यूटियस हमने पहले प्लेट में हमने इनोक्यूलेट किया है, कोई ग्रोथ नहीं हुई। दूसरे केस में स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिस को ग्रो करवाया है, ग्रो तो हुई है कॉलोनी लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ है। तीसरे केस में S ऑरियस ने ग्रो किया है और उसने मैनिटॉल सॉल्ट अगार मीडिया को रेड से येलो कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक इंडिकेटर है, हमें ये पता लग जा रहा है कि S ऑरियस ही अगर हमारे अननोन सैंपल में S ऑरियस प्रेजेंट है तो वो इस मीडिया को रेड से येलो कन्वर्ट कर देगा। सो इंडिकेटर मीडिया हमें इंडिकेट करता है कि कौन सी वाली स्पीशीज है। हर इंडिकेटर मीडिया के लिए एक स्पेसिफिक स्पीशीज होती है जो कि उस पर ग्रो करती है और वो उसको कलर चेंज कर देती है, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ओके इस मीडिया पे ये वाली स्पीशीज ग्रो हुई है तो इसका कलर चेंज हो गया है। इयोसिन सिमोन सिट्रेट अगार मीडिया एक इंडिकेटर मीडिया है। इस मीडिया पे अगर ई कोलाई जैसे एंटेरोकोकाई अगर ग्रो करते हैं तो उसका कलर ग्रीन से ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मीडिया हम लोग बनाते हैं तो ये ग्रीन कलर का होता है, बट अगर उस पर ई कोलाई ग्रो कर गया तो उसका कलर ग्रीन से ब्लू चेंज हो जाएगा। सो ये सारे इस तरीके के मीडिया इंडिकेटर मीडिया होते हैं जिन मीडिया में कलर चेंज हो जाता है माइक्रोब्स के ग्रोथ के बाद। ट्रांसपोर्ट मीडिया स्पेशल मीडिया में नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मीडिया। जब हमें स्पेसिमेन को या कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उस केस में जो हम मीडिया बनाते हैं वो मीडिया कहलाता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। स्टार्ट मीडिया हम बनाते हैं जब हमें गोनोकोकाई को ट्रांसपोर्ट करना होता है। बफर ग्लिसरॉल सलाइन हम तब बनाते हैं जब हमको एंटेरिक बेसिलाई को ट्रांसफर करना होता है। स्पेशल मीडिया में एक और कैटेगरी है शुगर मीडिया। जब हम शुगर को यूज करके मीडिया बनाते हैं, शुगर लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, मैनिटॉल एक्सेट्रा, जब हम लोग शुगर के यूज करके मीडिया बनाते हैं तो वो मीडिया शुगर मीडिया कहलाता है। हमें शुगर मीडिया बनाने की तब जरूरत पड़ती है जब हमें फर्मेंटिंग और नॉन फर्मेंटिंग माइक्रोब के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है, उस केस में हम लोग शुगर मीडिया बनाते हैं। ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, अभी तक जो पीछे हमने जितने भी मीडिया हमने डिस्कस किए हैं वो सारे हम नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं, सिंपली बना रहे हैं, तो वो सारे एरोबिक मीडिया हुए। एनारोबिक मीडिया अगर हम स्पेशल इंक्यूबेटर यूज कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसमें हम मीडिया को बना करके रख रहे हैं, तो वो मीडिया हमारा एनारोबिक मीडिया होगा। एनारोबिक मीडिया को बनाने के लिए हमें एनारोबिक जार्स वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। ऐसी जगह पे हमें उसको प्रिपेयर करके रखना होता है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो। इसका एग्जाम्पल है थायोग्लाइकोलेट मीडिया। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए हम लोग एनारोबिक मीडिया यूज करते हैं। Now let's talk about the preparation of culture media. कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहला स्टेप है असेंबल ऑल योर केमिकल्स। जितने भी इंग्रेडिएंट है उनको आप अपने वर्किंग स्टेशन पे असेंबल कर लीजिए। दूसरे स्टेप में आपको हर केमिकल को एग्जैक्ट क्वांटिटी में आपको वे करना है और एक बीकर के अंदर या कोनिकल फ्लास्क के अंदर या किसी भी सुटेबल जार के अंदर आपको सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। तीसरा प्रोसेस है, तीसरे प्रोसेस में आपको सारे मीडिया को एक जार में आपने रख दिया, रखने के बाद उसमें आपको वाटर, डिस्टिल वाटर को आपको पोर करना है। डिस्टिल वाटर जितनी आपको क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में आपको मीडिया बनाना है उतने क्वांटिटी में आपने डिस्टिल वाटर यूज कर दिया। उसके बाद उस डिस्टिल वाटर में आपको अपने सारे केमिकल्स को डिसॉल्व करना है। मैग्नेटिक स्टीरर की हेल्प से हम इंग्रेडिएंट को डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज है कल्चर मीडिया बनाते वक्त प्रिपरेशन में, वो है उसका स्टेरिलाइजेशन। मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया की ऑटोक्लेविंग करी जाती है। ऑटोक्लेविंग करने की जो ऑप्टिमम कंडीशन है, यानी कि जिस कंडीशन पे
हम लोग ऑटोक्लेव को ऑपरेट करते हैं वो कंडीशन है हम लोग कल्चर मीडिया को ट्रीट करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फॉर 20 मिनट। 121 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर रखते हैं ऑटोक्लेव का और उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, ऑपरेट करते हैं उसको 20 मिनट के लिए। और इस केस में टेम्परेचर हम 121 रख रहे हैं और जो हम लोग प्रेशर रखते हैं वो हम लोग रखते हैं 15 psi। ओके, सो 20 मिनट के बाद जब हम अपना कल्चर मीडिया ऑटोक्लेव से बाहर निकालेंगे उसके बाद उसको हम लोग फिर से एक एसेप्टिक एरिया पे लेकर के जाएंगे, वहां पे उसका टेम्परेचर कूल करना होगा। जब उसका टेम्परेचर 50 डिग्री या 45 डिग्री पे आ जाए तो उसके बाद उसको सुटेबल पेट्री डिश के ऊपर उसको हमें पोर करना है, अगर वो मीडिया हमारा सॉलिड मीडिया है तो, अदरवाइज उसको हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर करना है। कल्चर मीडिया अगर तुरंत कल्चरिंग करनी है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तुरंत इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, अदरवाइज पैराफिल्म लगा करके इनको हमें स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख देना होता है। So this is all about the preparation of culture media। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है कल्चर मीडिया क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड होता है जब हमें लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना होता है। ये कई टाइप के होते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड मीडिया होता है, लिक्विड होता है और सेमी सॉलिड होता है। वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या सेमी सॉलिड होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एडिशन ऑफ जेलिंग एजेंट और सॉलिडिफाइंग एजेंट। एज अ जेलिंग एजेंट और सॉलिडिफाइंग एजेंट हम लोग अगार को यूज करते हैं। अगर अगार ऐड किया तो वो सॉलिड मीडिया होगा, अगर नहीं यूज किया तो वो लिक्विड मीडिया होगा। उसके बाद इंग्रेडिएंट के बेसिस पे मीडिया या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या सिंथेटिक होगा या स्पेशल होगा। स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल में फर्दर एनरिच्ड मीडिया होता है, डिफरेंशियल मीडिया होता है, सिलेक्टिव मीडिया होता है, इंडिकेटर मीडिया होता है, ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है और शुगर मीडिया होता है। सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया और इंडिकेटर मीडिया को कभी कभी एक कैटेगरी में भी रख दिया जाता है। एक मीडिया एज अ सेलेक्टिव मीडिया भी वर्क कर सकता है, एज अ डिफरेंशियल मीडिया भी वर्क कर सकता है और एज अ इंडिकेटर मीडिया भी यूज किया जा सकता है। ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो एनारोबिक मीडिया बनाया जाता है, जिसका एग्जांपल है थायोग्लाइकोलेट मीडिया। एनारोबिक मीडिया बनाने के लिए हमको एनारोबिक जार या एनारोबिक मटेरियल्स का हमें इस्तेमाल करना होता है। उसको हम CO2 इंक्यूबेटर में रख करके उसको हम लोग इंक्यूबेट करते हैं। So this is all about the today's lecture. Thank you class.